ओके कल हमने यहाँ तक काम किया था कि हमने एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना था और लेट्स सी कि व्हाट हैपन्स। कॉर्स का एक इशू था जिसको हम फेस कर रहे थे और मैं वो एरर आई हैव चेक्ड इट। हम एक छोटी सी एक प्रॉपर्टी मज़ीद देंगे तो वो हल हो जाएगा एंड दैट शुड नॉट बी। अगर मैं लेट सपोज ये करूँ एंड देन इसको करूँ and then if we select the images or this तो this was the issue। ठीक है, अच्छा लास्ट टाइम हमने ये किया था कि बैकएंड पे जाके सर्वर पे आईपी को वाइट लिस्ट भी किया था और फिर भी हमारा कॉर्स का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ था। वैसे अगर हम आईपी को वाइट लिस्ट ना करें तो मैंने कहा था कि आप सिर्फ कॉर्स का फंक्शन या कॉर्स का मिडलवेयर कॉल कर दें तो ये सारे के सारे हर जगह से हर आने वाली रिक्वेस्ट को क्या करेगा, इंटरटेन करेगा, कॉर्स का एरर नहीं देगा। तो आई डिड चेक कि ये इशू बैकएंड का नहीं है, क्योंकि अगर हम बैकएंड पे ये लिख दें जो मैंने कल लिखा था और फिर प्रॉबेबली इसके अंदर मैंने ऑप्शंस भी दिए थे, अब मैंने ऑप्शंस यहाँ से हटा दिए, पहला काम तो ये ठीक। एंड वाइल चेकिंग इट इनफैक्ट उसके बाद मैंने इसको बंद करके, यानी पहली चीज़ मैंने की। दूसरी चीज़ जो आई डिड सर्च अंदर गूगल, तो जो उसने मुझे बताई कि सिर्फ अगर ये जो कॉर्स का इशू आ रहा है बेसिकली ये रिडक्स टूल किट क्यूरी का ही इंटरनल मैटर है। तो जब भी रिडक्स टूल किट क्यूरी की वजह से कॉर्स का ऑप्शन है, यानी सर्वर की वजह से था तो सर्वर की वजह से हमने कॉर्स का इशू रिजॉल्व कर दिया कॉर मिडलवेयर को कॉल करके, तो उसकी वजह से अब इशू नहीं आना चाहिए। सो हमें क्या करना है, ये जो फेच बेस क्यूरी के अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास किया है इसके अंदर हमने जस्ट एक और ऑप्शन पास करना है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। यहाँ हमने जस्ट एक और ऑप्शन पास करना है एंड दैट इज मॉड और कॉर्स, यानी एक कॉर्स हमने बैकएंड पे भी पास किया था, एक कॉर्स हमने यहाँ भी पास किया, यानी सिंपली फेच बेस क्यूरी के साथ। यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं, इवन दोनों में क्रिएट एपीआई के ऑब्जेक्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने सिर्फ उतने ही ऑप्शंस इंक्लूड किए हैं जितने हमें रिक्वायर्ड हैं। और फिर जैसे अभी हमें एक और इशू फेस हुआ है तो हमने एक और ऑप्शन देख लिया जी कि जब भी कॉर्स का इशू आरटी के क्यूरी की वजह से है तो आप सिंपली यहाँ क्या लिख लें, मॉड कॉर्स लिख लें। इसी तरह बाकी भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऑप्शंस हैं जो कि आप फेच बेस क्यूरी के ऑब्जेक्ट में भी पास कर सकते हैं और आप क्रिएट एपीआई के अंदर जो ऑब्जेक्ट है इसमें भी पास कर सकते हैं। दैट इज समथिंग दैट वी विल सी, क्योंकि जब हम ऑथेंटिकेशन वगैरह करेंगे या बाकी मामलात करेंगे तो हमें इसको विल कीप ऑन अपडेटिंग इट। ठीक है, तो अब बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों हमारा चल रहा है, तो लेट्स सी इफ इट स्टिल गिव्स एरर और नॉट। इट शुड नॉट, बाय द वे। ठीक है, आई वेरीफाइड ऑफ द लाइन। सो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एंड देन आई ट्राई इट विद एन इमेज एंड विद द प्राइस एंड दिस, तो देयर इज़ नो एरर इन हेयर। इसका मतलब है रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है। अब आगे हमने कोई मैसेज नहीं प्रिंट किया, तो अगर हम नेटवर्क पे जाएं रिक्वेस्ट को वेरीफाई करने के, इफ़ दिस रिक्वेस्ट इज़ सक्सेसफुल, तो यहाँ देखें दिस रिक्वेस्ट इज़ 200 ओके। रिक्वेस्ट का पेलोड ये जा रहा है, पेलोड का मतलब जो हम रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, प्रीव्यू। अच्छा ये एरर है कोई, लेकिन हम इस एरर को देख लेंगे बैकएंड पे हम जाके। कास्ट टू एम्बेडेड फील्ड फॉर द वैल्यू डेटा इमेज, ये जो इमेज का बेस 64 का फॉर्मेट था ना, ये उसका एरर है। और रिस्पांस में क्या आ रहा है जी, कास्ट टू एम्बेडेड फील्ड। इस एरर को हम देख लेते हैं और ये एरर, ये हमें पता चल चुका है कि ये किसका है, जो इमेज का बेस 64 फॉर्मेट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो नेटवर्क की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली जा चुकी है। और अगर हम जाके रिडक्स में देखें सेकंड चीज़, और रिडक्स में भी जाके हम स्टेट में देखें तो म्यूटेशन, और म्यूटेशन में हमें फुलफिल्ड मिला, और फुलफिल्ड में जब हम डेटा में गए तो डेटा में हमें ये एरर मिला, यानी डेटा बैकएंड पे जाके सेव नहीं हुआ लेकिन रिक्वेस्ट बैकएंड पे पहुंच चुकी है। तो अगर अब बैकएंड पे आएँ और बैकएंड पे आके जहाँ, क्योंकि ये क्रिएट प्रोडक्ट से रिलेटेड था तो क्रिएट प्रोडक्ट ये है, इसके अंदर हमने ये लॉग किया हुआ है। जो ही नए प्रोडक्ट के क्रिएशन की रिक्वेस्ट आएगी वो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे आएगी, तो ये लॉग होना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉग को देख लें, यस वी सी दैट लॉग। क्या किया हुआ है वैलिडेशन पे, क्या लगाई है इमेज की? अभी तो वो तो देखते हैं ना, अभी हम
बैकएंड पे नहीं गए या स्कीमा लेवल पे नहीं गए, मे बी ये एरर उसी ने कैच करके फेंका हुआ हमें वापस, क्योंकि अब हमारा बैकएंड क्रैश तो नहीं करेगा ना, हमने प्रॉपर एरर हैंडलिंग की हुई है। तो जो हमें फ्रंट एंड पे एरर मिल रहा है वो इसलिए प्रॉपर एरर मिल रहा है, और वो एरर किस वजह से मिल रहा है कि इसने इट ट्राइड टू एग्जीक्यूट द ट्राई ब्लॉक, इट गॉट एन एरर, इट कॉट दैट और एरर एंड इट सेंड बैक टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट ने हमें रिस्पॉन्स में दे दिया। अभी हम आगे नहीं गए, अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि एटलीस्ट बैकएंड तक रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, और बैकएंड पे रिक्वेस्ट रिसीव हो गया, हमें लॉग मिल गया, एरर इससे आगे है, यानी हम यहाँ तक सक्सेसफुल। ठीक हो गई बात। अब एरर क्या है और क्या नहीं है, मे बी एरर उसी से रिलेटेड हो, बिकॉज अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, यानी एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास फ्रंट एंड से आ रहा है उसको हमने एग्जैक्ट उसका फॉर्मेट मैच करना है, किसके साथ, स्कीमा के साथ। मैच करेंगे तो तभी ये पॉसिबल होगा कि हमें वो मिले। तो अब हमने करना क्या, अच्छा दो चीज़ें, एक चीज़ तो बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है और आपने ही मेरी अटेंशन इस तरफ ड्रॉ की कि हमने इमेज के लिए ये कहा हुआ है कि जी हम मल्टीपल इमेजेस, और ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट के मल्टीपल इमेजेस भी हो सकते हैं, ठीक, और मल्टीपल इमेजेस का भी हम जिक्र करेंगे। पहले हम या एक इमेज को ही हम अरे की फॉर्म में डाल सकते हैं, हम यही समझेंगे कि अरे में क्या है, एक लेंथ है। तो फिर हम ये काम कंप्लीट करने के बाद फ्रंट एंड पे जाके हम मल्टीपल इमेजेस अपलोड करना भी सीखेंगे, क्योंकि आपने देखा था प्रोडक्ट डिटेल पेज पे स्लाइडर चल रहा था और वो मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। तो पहले हम ये सिंगल कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद मल्टीपल कर लेते हैं। तो अब एरर बिल्कुल वाजे है तकरीबन ये कि इमेज एक्सपेक्ट कर रहा है क्या, अरे एक्सपेक्ट कर रहा है, और अरे के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, दो प्रॉपर्टीज यूआरएल और साइज, जबकि हम यहाँ पे यूआरएल और साइज नहीं दे रहे हो। अगर आप फ्रंट एंड में एरर देखें तो एरर भी कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स फॉर्मेट द ऑब्जेक्ट। तो अभी हमारा फ्रंट एंड का इशू रिजॉल्व हो गया, तो हम इसको करते हैं फिलहाल क्लोज, बाद में वापस आ जाएंगे। ऐड प्रोडक्ट, ये भी इशू हल हो गया, यहाँ भी क्लोज करते हैं। और प्रोडक्ट राउट में भी हमें कोई इशू नहीं है, हमें इशू है तो किस में, प्रोडक्ट कंट्रोलर में और प्रोडक्ट स्कीमा में। सो लेट्स क्लोज एवरीथिंग एल्स। और अब हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ये हमें देखें, ये जो रिस्पॉन्स है, जो फ्रंट एंड से हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये और जो रिस्पॉन्स स्कीमा एक्सपेक्ट कर रहा है, ये दोनों क्या होने चाहिए, मैच करने चाहिए। तो पहले देखें मैच करते हैं या नहीं करते। टाइटल में हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, तो टाइटल में स्ट्रिंग ही आ रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन भी क्या है, स्ट्रिंग आ रही है। कैटेगरी है इधर, तो इसका मतलब यहाँ कैटेगरी भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्कीमा में कैटेगरी भी बनाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन के बाद कैटेगरी बना लें। अब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं कि ये जो कैटेगरी है, अब सम टाइम ऐसा होता है कि एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है। अब कुछ जगहों पे ये वैलिड है, कुछ जगहों पे नहीं वैलिड। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सेम प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरी से बिलोंग करे, तो फिर तो आप कैटेगरी को भी क्या करेंगे, अरे ट्रीट करेंगे, ठीक। अदरवाइज आप कैटेगरी को सिंपल क्या ट्रीट करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे। हम फिलहाल ये चाह रहे हैं कि हमारी एक प्रोडक्ट जो है वो किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करेगा, एक ही प्रोडक्ट बैक वक्त दो कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एक कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब आई डोंट नो ये सही है या गलत है, बहरहाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, जो आपकी एलईडीज़ या एलसीडीज़ हैं फॉर एग्जांपल, वो भी किस में आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं। आप दूसरी कैटेगरी बना लें टीवीज़ और एलईडीज़। अब दो कैटेगरीज हैं आपकी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक है एलईडी या टीवीज़। तो टीवी एलईडी इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बिलोंग करती है और टीवी एलईडी इस अपनी इंडिविजुअल कैटेगरी से भी बिलोंग करती है। लेकिन अगेन ये जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो करते जाएंगे तो आप उसको इंप्लीमेंट करते जाएं। फिलहाल जस्ट टू कीप इट सिंपल, हम यहाँ क्या करेंगे जी कि कैटेगरी जो है वो, क्योंकि हम ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप कैटेगरी को मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको ड्रॉप डाउन की भी जगह क्या करना पड़ेगा, मल्टी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली फिलहाल कर देते हैं जी टाइप दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग, और इसमें रिक्वायर्ड वगैरह हम फिलहाल नहीं करते, ज़रूरत पड़ी तो बाद में कर लेंगे। अच्छा तीसरा है जी, कैटेगरी आ गया हमारा स्ट्रिंग, फिर आ गया जी हमारा, नीचे जाएं, प्राइस और डिस्काउंट आ गया। तो ये प्राइस भी आ गया हमारा, ये डिस्काउंट भी आ गया हमारा। रह क्या गया जी, रेटिंग हम जानबूझ के नहीं ले रहे, और अगर नहीं लेंगे रेटिंग तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई ना कोई तो पिक करनी चाहिए। यानी अभी हमने रेटिंग नहीं ली तो रेटिंग में डिफ़ॉल्ट जाके क्या स्टोर हो जाएगा, दोनों प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू एम्प्टी या ज़ीरो। तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं, हम ना काउंट की वैल्यू दे रहे हैं ना ही रेटिंग की वैल्यू दे रहे हैं।
तो डेटाबेस में जाके चेक करेंगे कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम नहीं देंगे तो क्या पिक करेगा, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड तो नहीं लगाया हुआ ना, ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल हम नहीं देंगे तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। रह गया सिर्फ और सिर्फ क्या, इमेज। तो इमेज में हमने क्या देना है, एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आना है, तो हमने फिलहाल ये करना है थोड़ी देर के लिए बल्कि साइज़ को हम स्टोर नहीं करते, हम सिर्फ क्या करेंगे, इमेज एक अरे होगी और अरे के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी, एक यूआरएल। तो हमें बाकी सब कुछ तो ओके है, टाइटल भी स्ट्रिंग में सेव करना है, डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग में सेव करनी है, कैटेगरी भी स्ट्रिंग में सेव करनी है, प्राइस नंबर में सेव करनी है, डिस्काउंट भी नंबर में सेव करना है, एवरीथिंग इज ओके एक्सेप्ट द इमेज। तो हम यहाँ पे आएंगे वापस, और ये जो न्यू प्रोडक्ट है, इस न्यू प्रोडक्ट के अंदर एक इमेज की प्रॉपर्टी ऑलरेडी है। प्रॉपर्टी नेम क्या है, इमेज है, तो हम क्या कहेंगे, न्यू प्रोडक्ट डॉट इमेज इक्वल्स टू, आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही हो, तो उसको आप नई वैल्यू असाइन करें तो उस पुरानी वैल्यू को क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है। तो मैंने कहा जी इमेज को, अच्छा यहाँ इससे पहले भी एक दो बातें और समझें, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। बेसिकली इमेज को ना कहाँ सेव करना है, ये एक हमारा सवाल है कि हमने फ्रंट एंड से इमेज लिया और वो इमेज हमारा बैक एंड पे आ गया। अब हमने इस इमेज को सेव कहाँ पे कर रहा है, दो जगह होती हैं, या तो यानी दो चॉइसेस हैं आपके पास, या तो आप यहाँ पे अपने बैकएंड पे एक फोल्डर बना लें अपलोड्स का, और जितने भी इमेजेस फ्रंट एंड से अपलोड करें वो बैकएंड के अंदर, यानी बैकएंड में हमारा सर्वर पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ अपलोड्स का, और तमाम के तमाम इमेजेस उठ के कहाँ आ जाएं, इस अपलोड्स के फोल्डर में मूव हो जाएं। एक बात, अब जाहिर है मैंने कहा था इमेजेस बहुत हैवी होते हैं, उनकी कंप्रेसिंग, उनकी ऑप्टिमाइजेशन और उनकी स्टोरेज इटसेल्फ एक हेडेक है। तो बजाय इसके कि हम उसे अपने सर्वर पे स्टोर करें, अपने सर्वर की स्पेस ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है, अगर इमेजेस बहुत ज़्यादा बड़े हों, तो ज़ाहिर है जब कोई बंदा इमेज अपलोड करेगा तो हम तो उसे बाउंड नहीं कर सकते ना, बड़े करने हैं, छोटे करने हैं, या कर भी सकते हैं तो प्रोग्रामेटिकली हमें फिर काफ़ी सारी एक्स्ट्रा लॉजिक लिखनी पड़ेगी। दूसरा और मोस्ट इफेक्टिव तरीका इमेज अपलोड करने का ये है कि आप फ्रंट एंड से इमेज लें, बैकएंड पे आके एक क्लाउड सर्विस इंटीग्रेट करें, जिसका मैं पहले एक दो दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि आप इमेजेस को कहाँ रखें, क्लाउड की स्टोरेज पे रखें। क्लाउड की स्टोरेज के बहुत सारे फायदे हैं कि आप बगैर कोड के सिर्फ बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करके उनमें कॉन्फ़िगरेशन सेट करके इमेजेस को कंप्रेस भी कर सकते हैं, इमेजेस की मुख्तलिफ वेरिएशंस भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे थंबनेल के लिए अलग इमेज सर्व करे, फिर जब इमेज बड़ा हो गैलरी में या एक्सपैंड हो तो उसके लिए अलग इमेज सर्व करे, और इमेजेस के साइजेस के साथ भी खेल सकते हैं, और इमेज के साथ हर किस्म की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ इमेज के साथ नहीं बल्कि इमेजेस और वीडियोज़ दोनों के साथ हम दोनों काम कर सकते हैं। जो ज़्यादा इफेक्टिव काम है मेरी नज़र में वो है क्लाउडनरी को यूज़ करना, यानी क्लाउड की सर्विसेज यूज़ करना। आपको क्लाउड की सर्विसेज से इंटरेक्ट करना भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी ये डिमांड या रिक्वायरमेंट हुई कि नहीं जी हमें इमेजेस को अपने सर्वर पे या अपने बैकएंड पे अपलोड करके किसी फोल्डर पे सेव करना भी बताएं, ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुई पड़ी हैं पिछले दोनों बैचेस को, ये तीनों बैचेस को ये दोनों काम करवाए हुए। सो फर्स्ट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लाउडनरी। क्लाउडनरी है क्या भला? मैंने कहा है कि जितनी भी आप ये रियल टाइम ऐप्स बनाते हैं ना, तो आप ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आप क्या करें, क्लाउड्स को यूज़ करके। क्योंकि क्लाउड एक तो वो कैशिंग वैशिंग को खुद मैनेज करता है, लोडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बाकी इमेज की मैनिपुलेशन या इमेज पे पोस्ट प्रोसेसिंग, यानी इमेज अपलोड करने के बाद कोई प्रोसेसिंग वगैरह, इमेज को कंप्रेस वगैरह करना है, साइज़ वगैरह ऊँच करना है, तो वो भी आप क्लाउडनरी में या क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में कर सकते हैं। दुनिया में इस वक्त 3 या 4 लीडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें एक अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन का AWS है, एक क्लाउड है गूगल क्लाउड है जिसे हम GCP कहते हैं, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर कहते हैं, एक एज़्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, फिर IBM का है, अलीबाबा का है, बहुत सारे हैं। तो वो सर्विसेज कुछ हद तक पेड है, कुछ फ्री भी हैं लिमिटेड, लेकिन क्लाउडनरी जो है एक हैंडसम अमाउंट ऑफ फ्री सर्विस हम देता है कि हमें, यानी डेवलपमेंट के दौरान हम पूरी की पूरी क्लाउडनरी को फ्री यूज़ कर सकते हैं एक लिमिटेड हद तक। तो हम आप यहाँ लिखें जाके क्लाउडनरी। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या, क्लाउडनरी पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये है क्या भला क्लाउडनरी? आप देख लें कि बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं इसके। प्रोग्रामेबल मीडिया, आप पूरे के पूरे मीडिया को प्रोग्राम कर सकते हैं, वीडियोस को प्रोग्राम करके मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इमेजेस को कर सकते हैं, एसेट्स को कर सकते हैं। इसमें AI बेस्ड एल्गोरिदम्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, बहुत सारे फीचर्स हैं।
कुछ फीचर इनको कौन कौन यूज़ कर रहा है, ये टेक एडवांटेज ऑफ क्लाउडनरी कैपेबिलिटीज इन योर एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। अच्छा, यानी क्लाउडनरी जो है ये आपको सर्विस देता है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। बिहाइंड द सीन क्लाउडनरी खुद इमेज स्टोर करने के लिए कोई ना कोई सर्विस यूज़ कर रहा होगा इनमें से, ठीक। तो यूं कह लें कि क्लाउडनरी हम क्या देता है, एक इंटरफेस देता है जिसके थ्रू हम किसी ना किसी क्लाउड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को ये कराते हुए वैसे फाइवर की एक एग्जांपल दी, यानी वैसे फाइवर खोला और जब मैंने फाइवर के इमेजेस को इंस्पेक्ट करके देखा तो फाइवर भी अपने सारे इमेजेस कहाँ स्टोर करता है, क्लाउडनरी पे स्टोर करता है। लेट्स हैव अ लुक। मिसाल के तौर पे हम जाते हैं यहाँ पे ई कॉमर्स डेवलपमेंट में जाते हैं और कोई एक थंबनेल, इसको हम राइट क्लिक करते हैं और इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। तो जब लास्ट टाइम हमने ये देखा था तो ये जो फाइवर है ये अपने सारे इमेजेस कहाँ स्टोर करता है, क्लाउडनरी में। तो ये मैंने स्टूडेंट को बताया था कि दिस इज़ हाउ इट इम्पॉर्टेंट इज़, इट्स इम्पॉर्टेंस इज़ कि ज़ाहिर अगर इतना बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स क्लाउडनरी को यूज़ कर रहे हैं तो वी आर गुड एंड सिक्योर। कैन यू सी दिस fiver-res.cloudinary.com, यानी अगर मैं इसको ये दूं तो ये देख सकते हैं fiver-res.cloudinary.com/this/this/this और /this, ठीक। तो इवन फाइवर में जितने भी इमेजेस आपको, ये एक फाइवर की एग्जांपल दी है, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है वो क्लाउडनरी को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं कि बजाय, अब आपको पता है फाइवर पे करोड़ों या अरबों की तादाद में इमेजेस हैं, तो इन सारे इमेजेस को अगर फाइवर अपने सर्वर पे डाल दे तो उसका अपना हेडेक बहुत बढ़ जाएगा, अपना सर्वर बैठ जाएगा। तो क्योंकि फाइवर का सर्वर इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर द इमेजेस एंड वीडियोस, तो लिहाजा इसने क्या यूज़ किया हुआ है, थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस यूज़ की हुई है। तो आई होप कि आपको ये सेंस क्लियर हो गया जी कि क्लाउड्स को या क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। तो फ्यूचर में मोस्टली क्या होगा, इसी तरह फ्रंट एंड आप अपना बना रहे होंगे, बैक एंड पे कोई ना कोई क्या यूज़ कर रहे होंगे, क्लाउड की सर्विसेज यूज़ कर रहे होंगे। तो हम आज एक क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं किसकी, इमेज और वीडियोस की। दूसरी क्लाउड सर्विस हम यूज़ करेंगे किसके लिए, मोंगोडीबी एटलस, वो एटलस का क्लाउड है। तो इस तरह हर कंपनी ने, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी जो बिजनेस टाइकून्स हैं उन्होंने अपने अपने क्लाउड्स बनाए हैं और वो क्लाउड्स की सर्विसेज बेच रहे हैं, उनका बिजनेस भी चल रहा है और जो नॉर्मली हम जैसे लोग हैं उनका बिजनेस भी चल रहा है। तो अब अज्यूम करें कि जब ई कॉमर्स की वेबसाइट बनती है तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में भी बहुत ज़्यादा इमेजेस आने के पॉसिबिलिटीज़ या चांसेस हैं। तो फिर हम अगर अपने इमेज सर्वर पे सारे इमेज सेव करें तो फिर हमारा, यानी हमने जब होस्टिंग ली होगी तो हमने लिमिटेड स्पेस ली होगी ना, 2 GB की ली होगी या 3 GB की ली होगी, तो 2 GB में कितने इमेजेस आ सकते हैं, 200, 300, 400, 500, 1000, व्हाट इफ कि अगर आपको 5000 इमेजेस सेव करने, तो फिर तो एक्सपेंस, आपको अपनी होस्टिंग का एक्सपेंस इतना बढ़ जाएगा। तो बजाय उससे बेहतर नहीं है कि क्लाउड का जो इन्वायरमेंट है वो पे ऑन द गो मॉडल होता है। पे ऑन द गो मॉडल यह है कि जितनी स्पेस यूज़ करेंगे आप उतने पैसे देंगे। नॉर्मल ट्रेडिशनल सर्वर में क्या होता है कि आपको स्पेस चाहिए 5 GB की और आपको पैकेज लेना पड़ेगा कितना, 15 GB का। तो 15 GB 10 GB तो खामखा आपको स्पेस चाहिए ही नहीं, वैसे पे कर रहे हैं आप। तो क्लाउड का जो प्राइसिंग मॉडल होता है वो भी एक फ्लेक्सिबल होता है, यानी आपको बहुत कम या मिनिमल प्राइस में एक अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ मिल जाती है। तो ये आई थिंक enough justification के why we are using Cloudinary for hosting the images and static sets, ठीक है। सबसे पहले आपने आज जाके करना है कि अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है। जैसे किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाते हैं आप, Cloudinary पे अपना अकाउंट यूज़ कर लें। मेरा अकाउंट ऑलरेडी है और मैंने कुछ काम इस पर ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं इस पर क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आप चाहे तो अपने सोशल उससे अकाउंट से भी लॉगिन हो सकते हैं। मैं लॉगिन विद गूगल करूँगा। मेरे 3-4 अकाउंट्स हैं Cloudinary पे ऑलरेडी डिफरेंट सिचुएशन में। यू डोंट हैव अ Cloudinary अकाउंट कनेक्टेड योर गूगल अकाउंट। अच्छा, गूगल अकाउंट के साथ कनेक्टेड नहीं है तो मेरा इस अकाउंट के साथ कनेक्टेड है या फिर इस दूसरे अकाउंट के साथ भी कनेक्टेड है। सो लेट मी रिफ्रेश इट एंड लेट मी गिव माई ऑन पर्सनल ईमेल आईडी सो दैट आई कैन, ये वाला। तो आप चाहें तो गिटहब के साथ भी कर सकते हैं, गूगल के साथ भी कर सकते हैं। सोशल लॉगिन्स का आई होप आपको पता ही है। जी बिल्कुल, गिटहब भी API देता है, गूगल भी API देता है, फेसबुक भी API देता है, ट्विटर भी API देता है, लिंक्डइन भी, फेसबुक भी। सोशल लॉगिन्स बोलते हैं इनको, ये हम कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। एनीवेज, हम लॉगिन हो चुके हैं और जब आप लॉगिन होंगे तो आप इस तरह से Cloudinary के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे
और इस क्लाउडनरी के डैशबोर्ड पे आके आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिलेंगी। सपोर्टेड एसडीके यानी रिएक्ट के साथ भी कर सकते हैं इसको यूज़ आप, नोड.जेएस के साथ, एंगुलर के साथ, ऑलमोस्ट ऑल मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको अगर इसके फीचर्स पढ़ने हैं तो आप यहाँ से जाके गेटिंग स्टार्टेड में जाएँ और अपने बहुत सारे फीचर्स पढ़ लें। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हम यहाँ पे जाएंगे विच सेज, अभी इन्होंने कुछ इंटरफेस चेंज किया है। आई केम बैक इनफैक्ट आफ्टर अ लिटिल टाइम, तो पहले इनका इंटरफेस कुछ डिफरेंट था, लेकिन बहरहाल आप सिंपली ये सेकंड ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है प्रोग्रामेबल मीडिया, क्योंकि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम प्रोग्रामेबल मीडिया इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए अपने इमेजेस को यहाँ अपलोड करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, फेच करेंगे। सो द आइडिया इज़ क्या है आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले किसी भी क्लाउड एनवायरनमेंट को अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए आपको उसकी एपीआई कीज़ चाहिए होती हैं। उसकी वजह यह है कि आप कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन आपने, कितने मीडिया सेव किए हैं और मीडिया को एक्सेस करने की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बैंडविड्थ आप यूज़ कर रहे हैं, वो सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स ये कलेक्ट कर रहे होते हैं हमारे। तो इनकी दी हुई दो कीज़ होती हैं, नॉर्मली तीन चीज़ें होती हैं, एक क्लाउड नेम, दूसरा एपीआई की और तीसरा एपीआई सीक्रेट। किसी भी प्रोटेक्टेड एपीआई को यूज़ करेंगे ना आप, इसी बहाने अब हम, इससे पहले हम पब्लिक एपीआई यूज़ करते हैं, आज पहली दफ़ा हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, प्रोटेक्टेड एपीआई। तो प्रोटेक्टेड एपीआई जब भी यूज़ करेंगे तो आपको एटलीस्ट दो चीज़ें लाजमी चाहिए होंगी, पब्लिक की और प्राइवेट की। ठीक, तो हमें इस केस में तीन चीज़ें चाहिए, एक क्लाउड नेम, दूसरा एपीआई की और तीसरा एपीआई सीक्रेट। अच्छा, जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे ना तो आप अपना क्लाउड का नेम अपनी मर्जी से रखेंगे। मैंने जब ये अकाउंट बनाया था तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक नया क्लाउड बनाया था उस वक्त। अब जाहिर है मुझे ये चेंज नहीं करने देगा, वो एक क्लाउड नेम एक ही बना सकते हैं आप एक अकाउंट में। जब आप बनाएंगे तो आप अपनी मर्जी से नाम ई कॉमर्स रख लीजिए, जो मर्जी रख लीजिए। तो मैंने सिंपली ये क्या करना है, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं सेव कर लेनी है। ठीक है, सो पहले मैं यहाँ से उठाऊँगा क्लाउड नेम और यहाँ अपने बैकएंड पे आऊँगा, और आपको पता है कि जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कहाँ रखनी है, .env फाइल में। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा जी, यहाँ पे रखूँगा CLOUDINARY क्लाउडनरी क्लाउड नेम इक्वल्स टू दिस। उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, इसको दो दफ़ा करूँगा, क्लाउडनरी एपीआई की और फिर क्लाउडनरी एपीआई सीक्रेट। कम बैक, ये एपीआई की है और ये एपीआई सीक्रेट है। इसको कॉपी करें और एपीआई की में जाके इसको ये कर दें और एपीआई सीक्रेट को कॉपी करें। जी बिल्कुल, एपीआई की भी क्लाउडनरी देगा, एपीआई सीक्रेट भी क्लाउडनरी देगा। और ये हर एपीआई प्रोवाइडर, वो एपीआई की भी उसकी अपनी होगी। यानी अगर आप गूगल की सोशल लॉगिन की एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो सोशल लॉगिन करने के लिए, जैसे लॉगिन विद गूगल, तो आप गूगल कंसोल में जाएंगे या गूगल का डेवलपर अकाउंट क्रिएट करेंगे। गूगल के डेवलपर अकाउंट में जाके आप इसी तरह आपको डैशबोर्ड देगा और उसमें वहाँ से आप उसकी पब्लिक एपीआई की क्रिएट करेंगे और एपीआई सीक्रेट क्रिएट करेंगे। तो उस केस में आप गूगल की एपीआई की और एपीआई सीक्रेट यूज़ करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब इग्नोर करेंगे तो .env साथ नहीं जाएगी। उसकी वजह है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट कोई हमारी इजाज़त के बगैर वहाँ से एक्सेस कर भी ले तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हमारे यूज़ ना हो, एटलीस्ट क्लाउड सर्विसेज हमारी यूज़ ना हो, एटलीस्ट पैसे हमारे खर्च ना हो एटलीस्ट, इसलिए हम इसको प्राइवेट रखते हैं और इसको गिट इग्नोर करते हैं। यस, हाँ उस वक्त हमने इग्नोर नहीं की थी ना, क्योंकि हम फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, उसने यूज़ कर भी ली तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं, जब हम प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाएंगे। तो प्रोडक्शन रेडी ऐप में ऐसा नहीं करते हम, वो भी ये तो मैंने चले पता नहीं उस वक्त क्यों स्किप कर दिया और अब क्यों इसे इग्नोर, अब तो इग्नोर कर रहा हूँ इंटेंशनली, उस वक्त स्किप हो गया तो वो चला गया, लेकिन दैट डजंट मैटर बिकॉज आई वाज यूजिंग ओनली फॉर द डेमो पर्पसेस। बट प्रोडक्शन में आप इनको पुश नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बात समझ आ गई है। ये तीन चीज़ें आपको यहाँ से चाहिए। तो अब आपने अगर यहाँ से यूज़ कर ली हैं तो फिर आप जाएंगे यहाँ पे इसके डैशबोर्ड के अंदर, जहाँ पे आपको सारे के सारे इमेजेस वगैरह नज़र आ रहे होंगे। सो लेट मी गो टू द मीडिया एक्सप्लोरर। यहाँ से आपने अपने कर लिया। मीडिया एक्सप्लोरर में जाएंगे तो जिस तरह आपका विंडोज़ का एक्सप्लोरर होता है ना, एक्सप्लोरर में क्या होता है, फोल्डर्स होते हैं, सब फोल्डर्स होते हैं, नेस्टेड फोल्डर में चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा इसने इंटरफेस चेंज किया है, लेकिन आई मीन इट स्टिल लुक्स फेमिलियर टू मी, लेकिन आप अगर देखेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पहले कुछ और था, अब कुछ और है। एनीवेज,
सो मीडिया एक्सप्लोरर में जाएंगे तो मीडिया एक्सप्लोरर में ऑलरेडी मैंने जितने फोल्डर क्रिएट किए थे ना, मिसाल के तौर पे मैं 4 या 5 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैं एक प्रोजेक्ट के, चूँकि मैंने आपको कहा है कि क्लाउडनरी फ्री में एक ही प्रोजेक्ट आपको देगा या एक ही अकाउंट देगा, तो उसमें एक ही क्लाउड नेम देगा। तो जब आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो आप हर क्लाइंट के लिए क्लाउडनरी का अपना अकाउंट उसके लिए परचेज करेंगे उसके ईमेल क्रेडेंशियल्स की बेस पे, और उससे उसकी पेमेंट लेंगे। 12 अगर आप यहाँ देखें बिल्कुल विंडोज़ की तरह, जब से डबल क्लिक करें तो इसके अंदर जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। देखें ये सैम्पल्स हैं। सैम्पल्स का मतलब ये है कि इसने कुछ इमेजेस जो है वो खुद सैम्पल के तौर पे दिए हैं, ये मेरे नहीं है। ये मेरा प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने कुछ इमेजेस अपलोड किए थे, और इसमें अभी फिलहाल कोई भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आप इमेजेस अपलोड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और लेट्स सी कि मेरे किस प्रोजेक्ट में इमेजेस पड़े हुए। ये इमेजेस पड़े हुए मेरे सारे के सारे, ये सारे के सारे मैंने किसी डमी प्रोजेक्ट में अगस्त 2022 का जो बैच चल रहा था KFC का, उसमें ये इमेजेस अपलोड करके यहाँ रखे हैं, तो ये अभी तक स्टिल सेव्ड है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाएंगे ई कॉमर्स, तो आप यहाँ पे ई कॉमर्स के ये पर्टिकुलर, तो अब हम क्या करते हैं, या तो हम अपना ई कॉमर्स का जो अभी बना रहे हैं ना, इसका नाम क्या है, मल्टी शॉप। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि हमारे इस मल्टी शॉप ई कॉमर्स के जितने भी इमेजेस हैं वो सारे के सारे सेपरेट फोल्डर में आ जाएं। तो आप ये करें मल्टी शॉप एंड आई डोंट नो स्पेसेस एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, बट लेट्स सी। सो यस इट डज एक्सेप्ट। सो मल्टी शॉप ई कॉमर्स, बेहतर है कि कैन वी रीनेम इट समवेयर। हम इसे रीनेम नहीं कर सकते, चलिए अगर इसने इशू किया तो हम इसे रीनेम भी कर देंगे, ठीक है। अब इसने हमें क्या किया, अच्छा इसने ये कमांड चलाई है फोल्डर क्रिएट करने के लिए, साथ साथ ये कंसोल में हम दे रहा है, पहले ये नहीं था, पर अब इट्स गुड। अब हमें क्या करना है, इस क्लाउडनरी के क्लाउड को अपनी एप्लीकेशन के साथ क्या करना है, लिंक करना है और कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। इस काम के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और क्लाउडनरी npm, इसका एक npm इसका एक पैकेज है जो आपको हेल्प करता है लिंक करने में और फिर कॉन्फ़िगरेशन करने में। सो इट्स आल्सो बीइंग यूज्ड फेयरली 2,33,000 समथिंग पर वीक। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा और बैकएंड में मेक श्योर दिस इज़ माय बैकएंड, यस दिस इज़, और यहाँ पे जाके cd ओके और अब मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है npm i, क्लाउडनरी बैकएंड में सेव करना है। और फिर अगर आप यहीं पे जाएं तो क्लाउडनरी आपको ये कहता है जी कि आप पहले इसको क्या करें, इंपोर्ट करें और फिर आप इसका ये फंक्शन कॉल करें cloudinary.v2, v2 मीन्स वर्जन 2 होगा इसका, देन cloudinary.upload, लार्ज इमेज ही होगा ये, नॉर्मली आप ये करें cloudinary.v2.uploader.upload। पहला पैरामीटर इसको क्या चाहिए, इमेज चाहिए, और दूसरा पैरामीटर इसको चाहिए एक ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, सारे के सारे ऑप्शंस देंगे, ठीक, यानी फोल्डर नेम क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ मल्टीपल फोल्डर्स हैं तो आप यहाँ पे पास करेंगे। फिर ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा वैरायटी आप पास कर सकते हैं कि इमेज किस साइज़ में सेव करो, कंप्रेस करके सेव करो, ओरिजिनल सेव करो, ये सारे के सारे ऑप्शंस हम इस ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा वो कहाँ है सारे ऑप्शन, बल्कि इफ़ यू वांट सी द फुल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो आप सी द फुल डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ आएंगे तो यू कैन सी इट राइट इन हेयर, इन हेयर, इन हेयर, इन हेयर, इन हेयर, इन हेयर। सो ये देख रहे हैं cloudinary.v2.uploader, और .upload में ये mp4, मैंने कहा वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। और फिर सेकंड पैरामीटर में मैंने क्या कहा है, आप ऑप्शंस पास करेंगे, तो इसने ये एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उस ऑब्जेक्ट में सारे के सारे ऑप्शंस पास करेंगे। तो आप अगर ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे के सारे क्या पास हो रहे हैं, ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में क्या है जी, रिसोर्स टाइप क्या है, वीडियो है, अगर आपका इमेज है तो आप उसकी इमेज टाइप सेलेक्ट कर लें। पब्लिक आईडी इसकी ये है, चंक साइज़ इसका ये है, अगर आपकी फाइल साइज़ बड़ा है तो आप क्या करें, उसको चंक बाय चंक, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे चंक्स में अपलोड करें। वीडियोस ऑब्वियसली बड़ी होती हैं। फिर ईगर में आप उसकी विड्थ, हाइट, क्रॉप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ऑडियो कोडेक क्या करना चाहते हैं, ये सारी की सारी सेटिंग्स हैं जिनका ऑब्वियसली मोस्टली का मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी नीचे एक्सप्लेन्ड है, ठीक। और जब अपलोड हो जाएगा तो अपलोड के बाद वो आपको रिस्पॉन्स क्या देगा, ये आपको रिस्पॉन्स देगा जिसमें सिक्योर URL है और URL है, यानी जब इमेज अपलोड कर देगा तो आपको वो क्या रिटर्न करेगा,
उस इमेज का यूआरएल या सिक्योर यूआरएल, हम इस सिक्योर यूआरएल को कहाँ सेव करेंगे, अपने डेटाबेस में, प्रोजेक्ट के इमेज। तो हमने जो इमेज का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसके अंदर हमने क्या बनाया हुआ है, यूआरएल का एक, उस यूआरएल के अगेंस्ट हम ये यूआरएल सेव करेंगे। तो हमारा इमेज कहाँ जाएगा, क्लाउडिनरी में, और इमेज का यूआरएल जो क्लाउडिनरी हमें रिटर्न करेगा वो हम उठा के कहाँ सेव करेंगे, अपने डेटाबेस में सेव करेंगे। बात समझ आ गई है? सो नाउ लेट्स सी एंड लेट्स स्टेप इट इन टुगेदर। अच्छा, मैं यहाँ से इससे पहले ना, क्लाउडिनरी से पहले इसकी कुछ कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है, वो आई कांट फाइंड इट कि वो कन्फिग्रेशन कहाँ है। तो लेट मी गो टू द Node.js इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे क्विक फाइल अपलोड और ये कन्फिग्रेशन। सो वी हैव टू डू फर्स्ट, वी हैव टू एक्चुअली डू अ कन्फिग्रेशन। ये उसने सारा कुछ कहा हुआ है जी कि URI एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आप देख लें, हमने ऑलरेडी सेट कर लिए हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। उसके बाद उसने कहा है जी कि सेटिंग कन्फिग्रेशन पैरामीटर्स ग्लोबली। आपको ये देखनी है तो आप सिंपली Node.js के SDK में जाके इंट्रोडक्शन के पेज पे जाके देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को पूरे का पूरे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं रखता हूँ जाके अपने सर्वर के अंदर, कहीं भी रख सकते हैं, एक सेपरेट फंक्शन बना लें, उसके अंदर रखें और फिर उसको कॉल कर लें। या फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको सिंपली ये कर देता हूँ, ठीक। या इवन मैंने कन्फिग्रेशन की फ़ाइल बनाई हुई है तो ये काम मैं कन्फिग में जाके भी कर सकता हूँ। लेट्स सी, लेट्स डू इट ओवर देयर। तो कन्फिग में ऑलरेडी डेटाबेस का कन्फिग, एक फंक्शन ये हो रहा है, और दूसरा मैं क्या कहूँगा जी, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट CLOUDINARYCONFIG क्लाउडिनरी कन्फिग तो अब क्लाउडिनरी कन्फिग के लिए ये क्लाउडिनरी आपके पास क्या होना चाहिए, ज़ाहिर है इम्पोर्टेड होना चाहिए, ठीक। तो मुझे क्लाउडिनरी यहाँ से मैंने यूज़ किया हुआ है, सॉरी इंस्टॉल कर लिया है, तो इसको रिक्वायर करने का ये तरीका है। और हम रिक्वायर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें एरर देगा, बिकॉज हमने मॉड्यूल कॉमन को कन्वर्ट किया हुआ है किस में, मॉड्यूल में। तो हम कहेंगे जी हाँ, import cloudinary from this। हम ये v2 भी यहाँ नहीं लगाएंगे बिकॉज v2 हम ये ऑलरेडी लगा चुके हैं या लगा लेंगे यहाँ पे cloudinary.v2। अच्छा, अगर आपको लेट्स सी इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप सिंपली एक लिख दें cloudinary ES6, ठीक है। यानी क्योंकि हम ES5 नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम ES6 यूज़ कर रहे हैं, तो जस्ट इन केस कि हमें कोई एरर बाद में आए, हम पहले इस ES6 वाला तरीका देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यू हैव टू एक्चुअली टेक ग्रेट केयर ऑफ इटसेल्फ। ये देखें, import static as cloudinary from cloudinary, so I think this is the better way to do it। so let's see, आपको ये पता ना, एलियस में से लोअर केस c से ही कर देता हूँ, import static as cloudinary from cloudinary, और now this cloudinary would get recognized, ठीक है। अब आप यहाँ जाएंगे कन्फिग में, क्लाउड नेम क्या रखेंगे आप, आपको पता है अपना .env वेरिएबल में सेव्ड है ना, तो आप क्या करेंगे, .env वेरिएबल को यूज़ करने के लिए आपको ये चीज़ चाहिए, बल्कि ये ऑलरेडी है ऊपर। तो हम क्या करेंगे, क्लाउड नेम की जगह process.env.clo क्लाउडिनरी क्लाउड नेम यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे API की, तो API की के लिए भी process.env डॉट विल बी यूजिंग API की, और इसके बाद हम क्या करेंगे जी, API सीक्रेट। तो API सीक्रेट के लिए हम क्या करेंगे, process.env डॉट सीक्रेट सिक्योर ट्रू, बाकी सारे ऑप्शंस एज इट इज़, ठीक है, ठीक है। सो लेट अस
गो हैड एंड चेक इफ़ एवरीथिंग वर्क्स। अच्छा अभी वर्क करेगा क्योंकि फ़ंक्शन को कॉल नहीं किया, तो इस फंक्शन को ज़ाहिर है यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कहीं जाके कॉल कर लूँगा। तो जहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ ना कनेक्ट डीबी, वहाँ पे पहले इसे इंपोर्ट करूँगा। कनेक्ट डीबी वाली फ़ाइल से ही ये इंपोर्ट होगा और यहाँ पे जाके ये एक्सपोर्ट होगा, और यूँ ही सर्वर चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा। सो गॉट इट, देयर इज़ नो एरर, कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को भी हम कर देते हैं बंद और वापस आते हैं, इस स्कीमा को भी कर देते हैं, ENV को भी कर देते हैं बंद और सर्वर को अभी ओपन रहने देते हैं। अब यहाँ पे वापस आते हैं। तो पहला स्टेप क्या था कि आपको क्लाउडिनरी से फेमिलियर होना है। सेकंड स्टेप ये था कि क्लाउडिनरी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। थर्ड स्टेप ये है कि आप सिंपली क्लाउडिनरी को कॉल करना है, क्लाउडिनरी के दिए हुए फंक्शन को कॉल करना है। और उसके लिए आप वापस अगर जाएं यहाँ क्लाउडिनरी में तो इट विल गिव यू दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर यहाँ पे अब आप जाएं Node.js इमेज एंड वीडियो अपलोड, ठीक है। सो इमेज एंड वीडियो अपलोड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे व्हाट वी हैव सीन ऑलरेडी ये चीज़ चाहिए, ठीक है जी। सो मैंने इसको कॉपी किया और जहाँ पे मुझे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही है वहाँ पे आके मैंने इसको यूज़ करना है cloudinary.v2। अब यहाँ भी क्लाउडिनरी अवेलेबल नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने कहाँ किया है, कन्फिग के अंदर किया है। सो लेट्स सी, इस कन्फिग के अंदर से हमें ये उठाना है और यहाँ जाके cloudinary.v2.uploader.upload। अब ये तो आपको पता है ना डॉट देन प्रॉमिस बेस्ड है, और डॉट देन के बाद जो भी आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो इस रिज़ल्ट में देगा, और हमें वो रिज़ल्ट कहाँ मिलेगा, कंसोल लॉग पे मिल जाएगा, यानी यहाँ पे हमें वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। अवेट लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि लगा दें तो बेहतर है, लेकिन अवेट लगाएंगे तो फिर डॉट देन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ये प्रॉमिस बेस्ड है तो आपको अभी चेक कर लेते हैं, अगर उसने कोई मसला किया तो फिर हम अवेट वाली कहानी भी चेक कर लेंगे। अब हमें बेसिकली रिज़ल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए, यानी ये क्या करेगा, अच्छा यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, बेसिकली इमेज। तो हमारा इमेज कहाँ आ रहा है, न्यू प्रोडक्ट डॉट image, यानी न्यू प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर इमेज की प्रॉपर्टी है, ये इमेज है हमारा, और ये इमेज है तो इसके साथ हमने, अच्छा हमने अभी कोई ऑप्शन पास नहीं किया। अगर हमने कोई ऑप्शन पास करना होता तो फिर हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, यानी इस फंक्शन को कॉल करने का दूसरा तरीका ये है, सेकंड पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट विद ऑप्शंस, थर्ड पैरामीटर में एक कॉल बैक फंक्शन, और अगर हम ये काम यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये देन की ज़रूरत नहीं है, फिर हम ये करेंगे और इसमें हमें क्या मिलेगा, रिज़ल्ट, और ये हम ये करेंगे। यानी ये मुख्तलिफ तरीके हैं एक ही काम करने के। अभी डेटाबेस में नहीं जाएगा ना, अभी तो डेटाबेस का नाम ही नहीं लिया भाई मैंने। अभी पहला काम क्या है कि जो फ्रंट एंड से इमेज आ रहा है उसको कहाँ भेजना है, क्लाउडिनरी पे भेजना है। तो क्लाउडिनरी हमें क्या देगा, पूरा ऑब्जेक्ट देगा, उस ऑब्जेक्ट में एक URL हमारे काम की चीज़ होगी और एक पब्लिक आईडी होगी, वो URL हम गेट करके डेटाबेस में भेजेंगे। तो अभी तो डेटाबेस में भेजना ही नहीं है ना, ठीक है। लेट मी कमेंट दिस पार्ट आउट। ये ले, ये ठीक हो गया जी। अब हम वापस ये देखते हैं कि जो हमें NPM ने जो तरीका बताया हुआ है ना वो यही तरीका है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये देख रहे हैं cloudinary.v2.uploader.upload, पहला पैरामीटर इमेज का पाथ, दूसरा पैरामीटर ऑप्शंस, तीसरा पैरामीटर फंक्शन, और फंक्शन दो चीज़ें रिसीव करता है, या तो एरर आ सकता है या रिजल्ट आ सकता है। तो आप इन दोनों चीज़ों को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये बताना मकसूद ये था कि आप इसको कर लें एरर रिजल्ट। अब इन ऑप्शंस में हम क्या पास कर सकते हैं भाई, हमें तो फोल्डर का नाम देना है ना, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं फोल्डर, और इस फोल्डर में आप फोल्डर का नाम क्या कर सकते हैं, डिवाइस, यहाँ पे जाएं और इस पे जाएं
और इसको कॉपी कैसे करें, चले मल्टी शॉप ई कॉमर्स, ठीक है। किसका केस, हाँ मल्टी, आई एम नॉट श्योर, हम चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मल्टी शॉप ई कॉमर्स ये हमारा फोल्डर का नाम है, ठीक है। और अगर इफ़ आई एम नॉट स्टिल श्योर के ऑप्शंस में ये फोल्डर नाम की प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो आप सिंपली जहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे ना, वहाँ पे आप इसका, ये रिस्पॉन्स है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और इसके ऑप्शंस कहाँ पे हैं, ये सारे SDKs हैं, अपलोड API है, और अपलोड API में आए तो आपके पास ये एरर हैंडलिंग वगैरह सारा कुछ इसने दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, ये भी इसने दिया हुआ, हाँ। फिर आप फाइल और ऑप्शंस दे सकते हैं, बल हमें ऑप्शन ही चाहिए, ये हैं जी ऑप्शंस, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, फाइल है, अपलोड प्रीसेट है, सिग्नेचर है, ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या हैं, पब्लिक आईडी है, पब्लिक आईडी प्रीफिक्स है, डिस्प्ले नेम है, एसेट फोल्डर है, और ये सिर्फ फोल्डर है। तो व्हाट वी आर गिविंग इट, ये वाला फोल्डर दे रहे हैं, इसका मतलब फोल्डर नाम की प्रॉपर्टी मौजूद है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ बाकी भी हैं, ये वो सारी की सारी, ये कहाँ जाएंगी अगर आपको चाहिए तो इसी ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट में कॉमा दे के आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देंगे, ठीक है। मज़ीद देख लें, शायद और कोई हमें काम किया जाए, ऑटो टैगिंग, कैटेगराइजेशन, डिटेक्शन, OCR, विजुअल सर्च, ई फॉर्मेट, allowed format. So this is huge list of options that can be given, proxy and timeout. Sorry, कैसे लगा सकते हैं, ये वैसे प्रोग्रामिंग का तो सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छा उन्होंने भी कोई और क्लाउड बेस्ड सर्विस यूज़ की हुई है, कोई AI बेस्ड जो इमेज को पहचान सके कि ये इमेज ऑलरेडी कहीं और यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, मे बी कोई इस तरह की लाइब्रेरी होगी ऑलरेडी, बट आई डोंट एग्जैक्टली नो हाउ टू डू दैट। सो नाउ बेयर मिनिमल फीचर्स के साथ हम इसको ये कर चुके हैं, अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हमें पहले से पता है रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, और वो व्हाट डज दैट ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ, वो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। किधर गया हमारा, यहाँ से नहीं, यहाँ से आएगा, ये आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, जिसमें पब्लिक आईडी होगी, सिग्नेचर होंगे, विड्थ होगी, हाइट होगी, फॉर्मेट होगा, रिसोर्स होगा, क्रिएटेड एट होगा, और URL सिक्योर URL होगा। तो नाउ इफ एवरीथिंग गोज वेल, अभी मैंने बाकी डेटाबेस में जाने वाला कोड कमेंट कर दिए, अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या शो होगा, शो कुछ नहीं होगा। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो रिजल्ट का ऑब्जेक्ट शो होगा, और सक्सेसफुल ना हुआ तो कुछ भी शो नहीं होगा, कोई एरर आएगा। और एक तो हमें अगर ये सक्सेसफुल हो तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा, और हमारा इमेज कहाँ आ जाएगा, इस फोल्डर में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी इट। सो लेट मी रिफ्रेश इट, लेट मी डू सम डमी टेक्स्ट, एंड लेट मी पोस्ट दिस इमेज। ये बैंक अल्फला का लोगो है, हम इसी को कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एंड देन दिस, एंड इफ आई हिट और नो एरर इन हेयर, इसका मतलब है कुछ ना कुछ हो गया। सो इफ आई कम बैक हेयर, यस वी डू गेट द, आप ये देख रहे हैं यही ऑब्जेक्ट मैंने आपको दिखाया था ना, जिसमें किस फोल्डर में हमने अपलोड किया उसने वो भी बता दिया, मल्टी शॉप ई कॉमर्स, API की उसने ये दी है, सिक्योर URL दिया है, URL दिया है, प्लेस होल्डर दिया है, ई टैग दिया है, पब्लिक आईडी दिया है, वर्जन आईडी दिया है, विड्थ दिया है, हाइट दिया है, वगैरह वगैरह, फॉर्मेट दिया है। तो यानी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। हम इसमें से सिर्फ दो चीज़ें निकालेंगे, एक सिक्योर URL निकालेंगे, और दूसरा क्या निकालेंगे, पब्लिक आईडी निकालेंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मॉडल में हमारा इमेज का ऑब्जेक्ट है, उस इमेज के ऑब्जेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, जो जो चीज़ें हम इस ऑब्जेक्ट से निकाल के वहाँ सेव करेंगे। तो क्या सेव करेंगे, एक सिक्योर URL और दूसरा पब्लिक आईडी। सो नाउ हाउ टू गेट इट आउट ऑफ इट, मैं ये कहूँगा जी कि लेट्स सी, लेट
लेट नहीं, बल्कि न्यू रिजल्ट डॉट सिक्योर यूआरएल। इसको मैं कहाँ सेव करूँगा? एक मिनट, मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, इसी नाम से नया वेरिएबल बना लेता हूँ ये, और फिर लेट पब्लिक आईडी इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट पब्लिक आईडी। मेक सेंस? अब हम इमेज, हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, इनसाइड एन अरे चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा जी, मुझे लेट इमेज या img इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में कितनी चीज़ें होनी चाहिए? 2। कौन कौन सी? सिक्योर यूआरएल और पब्लिक आईडी। मेक सेंस? और फिर मैं क्या कहूँगा, ये पार्ट गौर से सुनिएगा, न्यू प्रोडक्ट डॉट img इमेज, ये क्या होना चाहिए? अरे होनी चाहिए। हो गई अरे? अरे के अंदर क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। लेकिन जो स्कीमा में ऑब्जेक्ट है उसमें ये 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ना, और ये दोनों स्ट्रिंग है ना। तो ये उठाएं, स्कीमा में जाएं, इमेज के अंदर पहला क्या है? सिक्योर यूआरएल, दूसरा क्या है? सिक्योर यूआरएल स्ट्रिंग है, और ये भी क्या है? ये चीज़ पेंडिंग थी जो मैंने कहा था हम बाद में अपडेट कर देंगे, ठीक। अब मेरे ख्याल में सब कुछ हमारा एग्जैक्ट मैच हुआ है कि हमारे हमें इमेज क्या होना चाहिए? अरे होनी चाहिए। अरे में क्या होना चाहिए? फिलहाल एक ऑब्जेक्ट। जब हम मल्टीपल इमेज अपलोड करेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए? 2 प्रॉपर्टी, सिक्योर यूआरएल और पब्लिक आईडी। तो अब हम वापस यहाँ पे जाएंगे, और अब मैं यहाँ पे, यानी ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट रीशेप कर लिया ना, तो इस ऑब्जेक्ट को रीशेप करने के बाद मैं सिर्फ इसे टेम्पररी लॉग आउट करता हूँ, कि ताकि मुझे नज़र आ जाए कि मेरा जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो बैकएंड पे जाना है स्कीमा में, वो कैसा लगता है। तो अब मैं बाकी सारी कंसोल हटा देता हूँ और सिर्फ ये कंसोल कर देता हूँ, और अब अगर ये यहाँ सक्सेसफुल हो गया तो क्लाउडनरी पे भी इमेज शो होना चाहिए ना। अच्छा, ये क्यों दिया इसने? इसको देखते हैं बाद में। तो यहाँ पे ये इमेज शो होना चाहिए। लेट्स सी, करेक्ट। ये 2 क्यों आए हैं पता नहीं, हमने 2 दफ़ा तो नहीं रिक्वेस्ट भेजी। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, हम फिर आते हैं वापस और दोबारा से करते हैं। सो लेट्स डिलीट इट। सॉरी, हाँ, अच्छा आपने देखा है पिछला बैच? चलें अब यहाँ पे हम जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं, नथिंग इज़ इन हेयर, और यहाँ पे जाते हैं और हमें न्यू प्रोडक्ट में क्या आएगा? सारी की सारी कंप्लीट न्यू इन्फॉर्मेशन as the latest object. So if we go back and if we refresh it, or if we refresh it again, yes, nothing is in here. अब अगर हम ये करते हैं और ये भी करते हैं, and then ये करते हैं capture.png, और ये करते हैं और ये करते हैं और ये करते हैं, ठीक। अब इसने फिर ये कहा है जी कि और ये भी हमें क्या दे रहा है? बेसिकली रिडक्स टूल किट ही की वजह से दे रहा है। हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स, नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर इज़ प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्टेड रिसोर्स। अच्छा, इसको हम देखते हैं, पहले हम यहाँ आके देखते हैं कि हमारी इमेज अपलोड हुई है या नहीं हुई। सॉरी, नहीं, अवेट के बगैर भी काम किया है उसने, तो फिर अवेट लगाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बल्कि लगा ही लें तो कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन कॉर्स का एरर फिर क्यों आ गया जब हमने उससे जान छुड़ा ली एक दफ़ा तो? और इंटरेस्टिंगली अभी पहले नहीं आया, अभी आया। सो लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी इन द रिडक्स प्रोडक्ट एपीआई म्यूटेशन और रिजेक्टेड।
और अगर हम यहाँ पे जाएं और ये देखें कि ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है, नहीं रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही, बिकॉज ये भी तो लॉग हुआ पड़ा है ना, सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं आ रही. सो लेट्स डू इट अगेन, रिफ्रेशिंग एवरीथिंग, और दिस that sounds weird. यहाँ नहीं आ रही रिक्वेस्ट, सर्वर पे नहीं आ रही. So that sound weird. By the way, it started working now, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि what did I do with it, ताकि जब आपको इस तरह का इशू हो तो कैसे ट्राई करें. यहाँ पे एक ऑप्शन था ये वाला, और ये कहाँ पे था बेसिकली, क्रिएट एपीआई में. मैं इसे कह रहा हूँ जी कि मेरी जो ये जो एक्सेप्ट है ना, मतलब जो हेडर सेट किया हुआ है एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, मैंने सिर्फ इसको यहाँ से डिसेबल किया है. ठीक, इसकी एक रीज़न है, और आई एम गेसिंग दैट रीज़न के मल्टी पार्ट डेटा, जब आपके पास कोई इमेज या कोई मल्टीमीडिया फाइल आपने अपलोड करनी हो तो फिर वो एप्लीकेशन जेसन नहीं होता, फिर आप उसे फॉर्म मल्टीपल डेटा, यानी जो आपने 3-4 तरह की रिक्वेस्ट टाइप्स देखी थी ना इसमें पोस्टमैन में, ये उनमें से थी, यूआरएल इनकोडेड या मल्टी पार्ट जिसमें इमेज या मल्टीमीडिया शामिल हो. किसकी वजह से? कॉर्स की वजह से? नहीं, कॉर्स का इशू तो हमने रिजॉल्व कर लिया था ना, मॉड तो दोबारा इस वजह से आया था ना, जो हमने हेडर सेट किया हुआ था, गलत हेडर सेट किया हुआ था. कल का लेक्चर सुना है? हाँ, नॉर्मली इस कोर्स को या मॉड को तो आप देखेंगे तो ये मुझे भी नहीं अंदाज़ा, क्योंकि मैंने खुद गूगल किया है इसको, मॉड इन RTK, तो ये तो कुछ और मॉड आ गया. मॉड की प्रॉपर्टी हमने किसको दी है? फेच बेस क्यूरी को दी है. ठीक है, फेच बेस क्यूरी मॉड. तो अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये आपको एक्सप्लेन कर देगा होपफुली. रिडक्स टूल किट RTK क्यूरी कॉर्स इशू, एंड यू कैन ऑब्वियसली रीड दिस इंटायर काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है, दिस इज व्हाट आई अप्लाइड. और आप थोड़ा सा ज़्यादा क्यूरी करेंगे तो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी पहुंच जाएंगे. बहरहाल मैंने यहाँ से अभी के लिए 2 काम किए, एक तो मॉड को कॉर्स किया और दूसरों को मैंने क्या किया, जो हमारा हेडर सेट किया हुआ था हमने उसको हमने रिमूव किया. ठीक है, सो नाउ अब हमने जो काम किया है बिहाइंड द सीन, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, बैकएंड पे रिसीव हो गई, और बैकएंड पे रिसीव होते ही हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक इमेज मिलना चाहिए, एंड दैट शुड बी आर वन सिंगल इमेज. ठीक है, अभी 2 मिनट रहते हैं. ठीक हो गया. तो अब हमने क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है वी आर होपफुल कि ये ऑब्जेक्ट अब मैच कर रहा है किससे, स्कीमा से, न्यू प्रोडक्ट वाला, बिकॉज इसके अंदर हमने सिर्फ एक चेंज करना है. जब हम मल्टीपल इमेजेस डालेंगे तो मल्टीपल इमेजेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, और उस लूप के जरिए रिक्वेस्ट में से सारे इमेजेस निकाल के इस अरे में क्या करता रहूँगा, पुश करता रहूँगा. सिर्फ मुझे क्या करना है, एक काम, ये अरे की बजाय मुझे सिर्फ ये एक काम करना है, या मतलब मैं बता देता हूँ जब, ताकि हम करें तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमें ज़रूरत ना पड़े. मैं यहाँ पे आके एक कर लेता हूँ जी, लेट images images इक्वल्स टू एम्प्टी अरे, और यहाँ आके क्या करूँगा, images images डॉट push पुश, और इसके अंदर क्या करूँगा img, और यहाँ पे images कर दूँगा. इवन ये सिंगल इमेज के लिए भी काम करेगा. मैं क्या कर रहा हूँ, जो ही मैं इसके अंदर आ रहा हूँ तो मैं इमेजेस की एक क्या कर रहा हूँ, एम्प्टी अरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मल्टीपल इमेजेस डालने हैं. फिर मल्टीपल इमेजेस किस में आ रहे होंगे, रिक्वेस्ट के अंदर आ रहे होंगे. अब जब रिक्वेस्ट के अंदर आ रहे होंगे तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इमेजेस डॉट, अच्छा यहाँ लूप लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली,
अभी तो लूप है ही नहीं ना हमारे पास। तो ये इमेज डॉट पुश अभी के लिए पुश क्या करेगा, सिर्फ एक ही इमेज पुश करेगा अरे में, और इस इमेजेस की अरे को मैं दोबारा क्या असाइन कर रहा हूँ, डॉट इमेज की प्रॉपर्टी। तो अभी के लिए ये काम करेगा, लेकिन जब हम मल्टीपल इमेजेस अपलोड करेंगे, वो मल्टीपल इमेजेस बैकएंड पे रिसीव करेंगे, तो फिर हम ये काम जो भी मैंने करके दिखाया एग्जैक्टली यही हम कर लेंगे। ठीक है जी जी बिल्कुल, डेटाबेस में भेजेंगे ना, आखिरी काम यही रहेगा। डेटाबेस में भेजना कौन सी रॉकेट साइंस है, ये चला गया डेटाबेस में, चला गया डेटाबेस में। ठीक है, अब जरा देखिएगा, लेट्स सी एंड वेरीफाई। अब यहाँ से ज़ाहिर है मैं रिमूव करूँगा, क्योंकि ये तो टेस्टिंग के लिए करो ना दोबारा मैं, ताकि अब डेटाबेस में भी इसकी एंट्री जानी चाहिए और यहाँ भी आनी चाहिए। डेटाबेस में क्या जानी चाहिए, इमेज के अंदर सिक्योर यूआरएल और पब्लिक आईडी आनी चाहिए, और फिर हम उसको उठा के फ्रंट एंड में क्या कर लेंगे, शो कर लेंगे, और हमारा एक फ्लो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा एक रिसोर्स इवन कंप्लीट हो जाएगा। हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे विद इमेज, प्रोडक्ट डेटाबेस में जाएगा, इमेज क्लाउडनरी पे जाएगा, और फिर वो इमेजेस उठा के प्रोडक्ट की लिस्ट पे शो करेंगे, जिसके लिए सारा तरद्दुद किया है 2 दिन में। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ इफ एवरीथिंग वर्क्स वेल एंड इफ देयर इज नो एरर, तो वी शुड बी एबल टू सी एवरीथिंग एज पर एक्सपेक्टेशन। सो मैंने इसे कहा जी दिस 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 और दिस और दिस एंड दिस। अच्छा एक मज़े की बात बताऊं, ये कॉर्स का एरर हमें एक इमेज के केस में मिल रहा है, यानी जब मैं कैप्चर वाला इमेज उठाता हूँ तो उसमें कॉर्स आता है, दूसरे में कॉर्स नहीं आता। तो आई गेस कि ये कोई साइजिंग का इशू ना हो या इमेज की टाइप का इशू ना हो, क्योंकि अभी देखिएगा यहाँ इमेज नहीं आया ना, और बैकएंड में भी कुछ नहीं हुआ, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग जिसको हमें फिक्स करना होगा। एक और भी चेक कीजिएगा कि क्लाउडनरी पे फ्री क्लाउडनरी जब तक यूज़ करते हैं ना, तो अप टू 10 MB मेरे ख्याल में, या अप टू 8 MB लिमिटेशन है। MB एक इमेज पर इमेज, सारे नहीं, यानी पर इमेज आप 8 MB तक अपलोड कर सकते हैं। तो ये भी होपफुली कि इसका साइज़ कितना है पहले ये देख लेते हैं। नहीं, इसका साइज़ भी बहुत छोटा है। फिर इसकी, तो हम इसको देख लेते हैं पहले कि ये स्टिल इसके साथ कॉर्स देता है या नहीं देता, फिर हम बाकी में देख लेंगे। यस, वो इशू किसके साथ है, इमेज के साथ ही है। लेट्स सी, वो इशू के साथ इशू है तो इमेज के साथ है, तो हम इससे रिजॉल्व कर लेंगे और करें, पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये अपलोड हो गया, और हमें बेसिकली क्या चेक करना है, वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, अभी बिफोर हैंड हम कुछ नहीं कह सकते। क्लाउडनरी पे इमेज चला गया, और अब पता है कि हम इमेज की भी एरर हैंडलिंग करेंगे कि अगर इमेज अपलोड ना हो या कोई भी रीज़न हो, तो हमें एरर रिसीव किया हुआ ना, हमने रिजल्ट और एरर दोनों रिसीव किए थे, तो हम ये देखेंगे कि अगर एरर है तो इस एरर को भी किधर भेज देंगे, नेक्स्ट को भेज देंगे, तो फिर क्लाउडनरी का इमेज भी हमें किधर मिलेगा, फ्रंट एंड में मिलेगा। बट फर्स्ट, चूंकि ये हमारा टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर, सो आखिरी चीज़ हम देख लेते हैं कि क्लाउडनरी पे ये कैसे आया, और फिर हम इसको आज के लिए बस करते हैं। मेरी कोशिश ये है कि कल हम इसको वापस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके लिस्टिंग कर लें, फिर मैं ताकि अगले हफ्ते में ऑफ हूँ, तो आप एटलीस्ट उसको यूज़र का रिसोर्स, ऑर्डर का रिसोर्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो खुद कंप्लीट करने की कोशिश करें, एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसमें। और ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर, तो हमारी सबसे जो आखिरी आई होगी ना, उसमें हमारे पास इमेज की अरे आई होगी। ठीक है, तो इसमें इमेज और इसमें यूआरएल साइज, ये पुराना ऑब्जेक्ट था। ठीक है, जब हमने नई लॉजिक, तो इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, बिकॉज अब हमने अपडेटेड कर दिया। इसमें आए तो इसमें भी इमेज और यूआरएल ही शो हो रहा है, यानी यूआरएल और साइज ही शो हो रहा है, तो वी डोंट नीड दैट टू। इसमें भी यूआरएल और साइज ही शो हो रहा है, वी डोंट नीड दैट टू। और सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने अभी अपलोड किया है, दिस, और इसमें अगर आप देखें ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में देखें सिक्योर यूआरएल ये है, और पब्लिक आईडी ये है, और आईडी जो कि उसने खुद ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के ऑब्वियसली एक आईडी वो खुद क्रिएट करता है, ये उसने ये कर दी। अब ये हमारे पास कंप्लीट ऑब्जेक्ट है तब तक जब तक हम इसमें कोई और चेंज नहीं करते। जाहिर है
फ्यूचर में जब ई कॉमर्स के किसी प्रोडक्ट में कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस स्कीमा में जाके और उस ऑब्जेक्ट में जाके उस तरह की चेंज करके फिर हम ये सारा कुछ यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे। अब तक के लिए हमें इतना ही कुछ चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, ठीक है। सो अब आपका CRUD ऑपरेशन विद इमेज अपलोड कंप्लीट हो चुका है विद क्लाउडनरी एज अ क्लाउड सर्विस फॉर स्टोरेज ऑफ स्टैटिक एसेट्स। एक एरर जो हमने अभी फेस किया है, आई कॉन्ट प्रिडिक्ट कि क्या एरर है, हम इसको कल देख लेंगे और फिर आगे चलेंगे। सो इफ देयर इज नो क्वेश्चन